हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ 1 से। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है जो कि वॉइड है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देके रखा है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 10 में यह दिया है कि कोई भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा जब उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 हमारा जो था जिसमें मैंने आपको अलग अलग एलिमेंट्स बताए थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहाँ पे वो बहुत मायने रखते हैं कि कोई भी पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी है जब वो सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो। एक और चीज बता दूं कि जो सेक्शन 25 से 30 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें एक लिस्ट देके रखी है कि उस लिस्ट में जो जो चीजें देके रखी है वो सारी वॉइड है, यानी कि वो कंसीडर नहीं की जाती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। और जनरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? अब सबसे पहला, अगर आप लोग को नहीं पता वॉइड मतलब क्या, तो याद रखना वॉइड मतलब कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स नहीं की होती। जैसे से फॉर एग्जांपल माइनर जो होता है वो एक इनकम्पिटेंट पार्टी है, यानी कि कोई भी पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज उसकी जो एज है ना वो छोटी है, जिसकी वजह से माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। क्लियर हो गया। और मोर ओवर एनी कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम अ पार्टी बाय कोएर्सन, मतलब कि किसी को हम लोग जबरदस्ती से किसी का कंसेंट ले, ठीक है, उसकी सहमति ले जबरदस्ती से या दबाव में डाल के, या किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस में ले, हमारी बातों में ले गलत तरीकों से, या तो ट्रेड और मिस रिप्रेजेंटेशन से हम लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे फ्री कॉन्सेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। आगे बात करें तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर आल्सो डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ये सारी चीजें भी डिक्लेयर की जाती है एज अ वॉइड, मतलब कंसीडर नहीं की जाती अंडर लॉ। क्लियर। अब हम लोग मीनिंग देखते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे आपको सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 2G के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? तो याद रखना, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं, यानी कि वो एग्रीमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हैविंग नो लीगल इफेक्ट, मतलब इसकी कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट, उसमें वो रिवोक कब हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? तो यहाँ पे मैंने दो तरह की अलग अलग सिचुएशन बताई है और इन सबको मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो याद रखना वॉइड एग्रीमेंट जो है वो तभी होता है जब ये दो चीज होती है। वॉइड मतलब कि जो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली सिचुएशन फॉर वांट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंग्रेडिएंट यानी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे हैं यहाँ पे। और दूसरा है डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये 5 चीज देके रखी है, उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, और अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये पूरी लिस्ट तो आपको लिखनी है, बट एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन भी करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? इनकम्पिटेंट पर्सन टू एग्रीमेंट, जो सेक्शन 10, 11 और 12 में देके रखा है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इनकम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा, एलिजिबल पर्सन नहीं माना जाएगा। दूसरा, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका दिमाग सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, अस्थिर है दिमाग, जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। और तीसरा, कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट है, यानी कि नादार है, उसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंक ने उसको या कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ये तीनों ही लोग क्या माने जाएंगे? इनकम्पिटेंट पर्सन माने जाएंगे। कौन से तीन? एक माइनर हो गया, दूसरा पर्सन है अनसाउंड माइंड, और तीसरा हो गया इंसॉल्वेंट पर्सन। तो ये तीन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2 है बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सेक्शन 20 के हिसाब से, यानी कि दोनों पार्टीज से मिस्टेक हो जाए या दोनों पार्टीज से कोई मैटर ऑफ फैक्ट छुपाया जाए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, मतलब कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक हुई है दोनों पार्टीज से, और यहाँ पे मैटर ऑफ फैक्ट जो सच होना चाहिए था वो सच नहीं बताया गया।
फिर है नंबर थर्ड, एग्रीमेंट विदाउट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब होता है किसी की सहमति लेना, वो है सेक्शन 13 के अंदर कि अगर मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी हम सहमति तो ले रहे हैं बट जबरदस्ती कर रहे हैं, कोर्सन कर रहे हैं, या हम उसको दबाव डाल रहे हैं डिसीजन लेने में, या तो उसको हम झूठ मूठ बोल के उससे एग्रीमेंट करवा रहे हैं, तो वैसी सारी सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए, कभी भी उसको दबाव नहीं करना है या झूठ मूठ बोल के हमको कोई तरह का उससे एग्रीमेंट नहीं करवाना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कि कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए। जैसे मान लो ए पर्सन बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कुछ रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट तभी किया जाता है जब कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिल रहा हो, बट अगर इन रिटर्न कुछ भी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, ऐसी सब सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है जब कुछ रिटर्न में ना मिल रहा हो। डन। नेक्स्ट बात करें नंबर 5, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। अनलॉफुल कंसिडरेशन यानी क्या कि जैसे से फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जैसे गुजरात है, तो गुजरात में दारू जो है यानी कि जो लिकर है वो बैन है। अब मान लो ए पर्सन बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अपने गुजरात में जाकर के दारू बेचते हैं, लिकर बेचते हैं, तो वैसी सिचुएशन के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। या तो मान लो दो फ्रेंड्स है, ए और बी, दोनों मिल करके किसी के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड माना जाएगा। या ए और बी जो है वो दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी सी पर्सन को मर्डर करने का, तो उस सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, बिकॉज वो अनलॉफुल कंसिडरेशन है, मतलब कि वो लॉ के अंदर इलीगल है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, जो है सेक्शन 24, मतलब वही चीज है कि अनलॉफुल अगर कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट हुआ तो उस सिचुएशन में भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। जैसे ए और बी दोनों मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि वो चोरी करना है। ठीक है, अब मान लो कि दोनों के अंदर इक्वल इक्वल पैसा नहीं बटा, तो ए जाके कोई कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमने चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, क्योंकि वो लीगल है ही नहीं, मतलब वो इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, तो उस जगह पे एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, जो है सेक्शन 56, मतलब बहुत सी बार कुछ एक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ए जो है वो बी को बोलता है क्योंकि बी की वाइफ है सी, ठीक है, वो मर जाती है, तो ए बोलता है कि तुम मेरे को 50 लाख रुपए दो, मैं उसको ठीक करके देता हूं, मतलब मैं उसको जिंदा करके देता हूं। तो ये एग्रीमेंट कैसा हुआ, वॉइड हुआ, बिकॉज इम्पॉसिबल एक्ट। ऐसे काफी सारे हैं। जैसे मान लो ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तेरे को थिएटर में आके अपना परफॉर्मेंस देना है, बट बी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उस सिचुएशन में बी जो है वो एलिजिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है उससे एक्ट करना, बिकॉज वो बीमार है। दैट्स व्हाई उस सिचुएशन में भी एक्ट जो है यानी कि एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल 7 पॉइंट्स है जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहो या इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्लियर हो गया? उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि हमारी बीकॉम सेम 5 की जो बैच है ना, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। और आपको मैं बता दूं कि अगर बिजनेस लॉ में आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए ना, तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर लो, कोर्स में जुड़ जाओ, जिसकी प्राइस 2399 है इस सेम की। और सच बात बताऊं ना तो आपका ही फायदा है, बिकॉज यहाँ पे हम लाइव क्लास भी लेते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपके एक भी डाउट को डाउट नहीं रखेंगे, सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। तो जल्द से जल्द आप हमारी बैच में जुड़ जाओ, बिकॉज यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी लाइव क्लास भी लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब अपने आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये वॉइड माना जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा है, तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन से अग्रीमेंट्स को वॉइड माना गया है, तो सेक्शन 26 से लेकर के जो 30 है, इन 5 सेक्शन को वॉइड माना गया है। तो सबसे पहला तो है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, सेक्शन 26। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, वापस समझा देता हूं। अगर मान लो कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो बी को बोलता है, मतलब ए जो है उसकी बहन
बी के साथ अफेयर में है, मतलब कि उसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये बी जो है वो उसकी बहन के साथ शादी करने वाला है, तो ए बोलता है बी को कि मैं तेरे को ना 10 लाख रुपए देता हूं, तो मेरी बहन के साथ शादी मत कर, और बी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और फ्यूचर में जाके मान लो बी पैसा भी ले लिया और उसके बाद उससे शादी भी करेगा ना, तो ए जो है वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर पाएगा, बिकॉज किसी को हम नहीं रोक सकते शादी करने से, ठीक है। मतलब पैसा दे के कैसे भी करके हम शादी करने से नहीं रोक सकते। हाँ, बट अगर मान लो एक ही बहन माइनर है और वो रोक रहा है कुछ भी करके, तो वो वैलिड माना जाएगा। बट वॉइड कब माना जाएगा? जब वो मेजर है, यानी कि उसकी उम्र आ चुकी है शादी करने की, और वो बी के साथ अपनी मन मर्जी से शादी कर रही है, तो ए रोक सकता नहीं है पैसों से या कैसे भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होगा। क्लियर हो गया? फिर है नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27, मतलब किसी को हम ट्रेड करने से भी नहीं रोक सकते। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ए है, ठीक है, वो एक एरिया में ना अपने होटल चला के बैठा है, या उसकी एक रेस्टोरेंट है जो बहुत जबरदस्त चलती है, और बी की भी रेस्टोरेंट है दूसरे एरिया में। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, जो ए है वो सिंधु भवन रोड पे अपनी जो है रेस्टोरेंट चलाता है, और जो बी है वो चलाता है मणिनगर में, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह पे अपनी रेस्टोरेंट चलाते हैं। अब होता क्या है कि बी जो है वो एक एरिया में आके अपनी एक और रेस्टोरेंट खोल रहा है, और ए बोलता है भाई तू यहाँ पे रेस्टोरेंट मत खोल, मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूं, तू कोई और जगह पे जाके रेस्टोरेंट खोल, इस जगह पे रेस्टोरेंट मत खोल। बी एक्सेप्ट कर लेता है, और बाजू में ही कुछ दिन बाद वो उसकी रेस्टोरेंट खोलता है ना, तो ए जो है वो उसके सामने कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि रूल क्या है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि किसी को भी ट्रेड करने से हम नहीं रोक सकते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब हुआ कि किसी को लीगल एक्शन लेने से भी हम नहीं रोक सकते। जैसे मान लो आप जो है वो कार चलाते जा रहे हो और आपने किसी को ठोक दिया, ठीक है, और उसको नुकसान भी हुआ, और वो जा रहा है पुलिस के पास कि वो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए, बट आपने उसको रोक दिया, बोले कि मैं तेरे को 1 या 2 लाख रुपए देता हूं, तू पुलिस के पास मत जा और मत रजिस्टर करवा, मेरे से जो भी गलती है वो सिमटा लेते हैं, मतलब कि तू पुलिस के पास मत जा। तो वो एग्री हो जाता है उस टाइम पे, और वो पैसा भी ले लेता है। अब बाद में जाकर के वो पुलिस को कंप्लेन करेगा, तो पता है ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, बिकॉज वो लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है, तो हम किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से नहीं रोक सकते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, और याद रखना ये सेक्शन 28 में है। देन है एम्बिगियस एग्रीमेंट सेक्शन 29 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे एम्बिगियस एग्रीमेंट यानी क्या होता है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो, ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम एम्बिगियस एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अभी ना तरबूज बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, आम बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। अब मान लो कोई ए पर्सन है, वो बी को बोलता है कि मैं तेरे से 200 किलो आम खरीदूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए, तो 200 केजी आम खरीदूंगा एट सम प्राइस। मतलब वो क्लियर नहीं कर रहा है ए बी के कि कितनी प्राइस वो पे करेगा, तो इस एग्रीमेंट को एम्बिगियस एग्रीमेंट बोलेंगे, बिकॉज इस एग्रीमेंट में क्या है? कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये एग्रीमेंट एम्बिगियस हुआ। मतलब अगर इसमें से मैं जो कंफ्यूजन वाला पोर्शन है वो निकाल दूंगा ना, तो वो एग्रीमेंट क्लियर हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बट उसमें से जो अभी भी अनक्लियर एग्रीमेंट है, तो वो वॉइड माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। क्लियर हुआ? मतलब क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, इसी वजह से इसको एम्बिगियस एग्रीमेंट कहते हैं। और आखिरी वाला आता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ अ वेजर, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं बात करता हूं बेट, वेजर यानी हम लोग क्या कहेंगे? बेट, ठीक है। मतलब आपने कभी ना कभी बैट लगाई होगी अपने दोस्त या अपने भाई के साथ, ठीक है। तो कैसा होता है कि जैसे से फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रही है, और आप बोलते हो कि अगर इस मैच में विराट कोहली 2 6 लगाता है तो तू मुझे 1000 रुपए देगा, और अगर विराट कोहली 2 6 नहीं लगाता मिनिमम, तो मैं तेरे को 2000 रुपए दूंगा, ठीक है। और विराट कोहली 2 6 लगा देता है, तो आप अपने दोस्त को बोलते हो ला पैसा मेरा, कहां है मेरा पैसा? तो उस टाइम पे आपका दोस्त अगर मना कर देगा ना, तो आप कभी भी उसके सामने कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज ये एग्रीमेंट यही बोलता है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, यानी आप उसके खिलाफ कोई तरह का कंप्लेन नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिक्लेयर वॉइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर हो गया? तो एग्जाम में आपको इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाना होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया वॉइड एग्रीमेंट, और ये 2 सिचुएशन आपको समझानी होगी। एक हो गया आपका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज की कमी है, कौन से इंग्रेडिएंट्स की कमी है, और दूसरा हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही
कौन से चीजों को वॉइड मानता है, ये दोनों चीज आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।